नमस्कार दोस्तों, आज के पेपर का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो 250 क्वेश्चंस की हम लोगों ने मैराथन करी, ऑलमोस्ट वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं, उन सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस करा गया। तो आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल भी इस चीज़ को डिस्कस करा था मैराथन में, और आज ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये है कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो सीमा है समुद्र तट अरब सागर से लगती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल। अब देख लीजिए किस तरीके से हम इस चीज़ को देखेंगे। ये है आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आपको पता है, बंगाल की खाड़ी। ये कहाँ से सटा हुआ है? कोलकाता से, ठीक है। आपको पता है ये कोलकाता के पास है बंगाल की खाड़ी। कोलकाता। फिर उसके बाद आप देखोगे उसके नीचे है उड़ीसा, उसके नीचे है आंध्र प्रदेश, उसके नीचे है तमिलनाडु, और पुद्दुचेरी उसी के पास में है। तो पुद्दुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर सरकार, केंद्र सरकार का वहाँ पर अधिकार होता है। जैसे दिल्ली, केजरीवाल नाम के हैं, काम कौन कर रहा है? केंद्र सरकार, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं केजरीवाल के हाथ में, बाकी मैक्सिमम चीज़ें जैसे पुलिस है, ये बहुत सारी चीज़ें अथॉरिटी हैं वो केंद्र शासित प्रदेश मद में क्या किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है, ठीक है। और तो यहाँ पर देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से कौन कौन सटा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर ये सटा हुआ है, कर्नाटक इधर है, पुद्दुचेरी बिल्कुल सटा हुआ है बे ऑफ बंगाल से, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट बंगाल बिल्कुल बे ऑफ बंगाल से। पूछा किससे? अरब सागर से। तो जब ये 3 बे ऑफ बंगाल से सटे हुए हैं, तो ये कर्नाटक जो होगा किससे सटा होगा? ये अरब सागर सटा होगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं याद कराने का ट्रिक मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताऊंगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु देखोगे, तमिलनाडु से लेकर के आप देखोगे तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बे ऑफ बंगाल। 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, और ये अंडमान निकोबार भी है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। ये हैं आपके कहाँ पर? ये आपके हैं बंगाल की खाड़ी। अब यूनियन टेरिटरी कैसे याद होगा? दमन दीव जो है गुजरात, गुजरात में आप मोदी जी दबा के रखते हैं, तो याद रखिएगा दमन दीव कहाँ पर है? गुजरात के पास है। तो दमन और दीव, ठीक है। तो क्या नाम है आपके, मोदी जी जो है वो दबा करके रखते हैं। तो दमन दीव कहाँ पर है? गुजरात के पास है, ठीक है। जो गुजरात में रहेगा मोदी जी दबा देंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पर है दमन और दीव, सिलवासा जिसके बारे में आपको पता है राजधानी है। माहे एक है गुजरात, केरल के पास है, तो ये भी आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको छोड़िए। केरल और कर्नाटक ये आपका अरब सागर में है। महाराष्ट्र और गुजरात एक पास में है, तो ये भी अरब सागर में है। तो इससे सवाल बनते हैं, इसको एक बारी 2 बारी देखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और वीडियो से अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट मिलेंगी आपको यहाँ पर, कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ईवीएस के थीम से सवाल आए थे। आप कौन से थीम से सवाल आए थे ये छोड़िए, थीम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानिए जो इंपॉर्टेंट है। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से आधार पर बनाई जाती है। तो ईवीएस की पाठ्यचर्या जो है वो थीम के आधार पर बनाई जाती है। कितनी थीम है? 6 थीम है, जिसमें से हम आज सवाल जो बना था, जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं, वो क्या है? वो एक थीम है। तो जो बनाया बताया ही तो है कल। अब देखो इसमें क्या होता है, परिवार और मित्र। मैंने आपको बोला था पहले तो आपका एक परिवार होगा। परिवार के लिए क्या होगा? पहले आवास होगा, घर होगा कि नहीं? बिल्कुल घर होगा, आवास है। अब आवास में क्या करोगे? सब लोग बैठ के भोजन करोगे एक साथ। फिर आपको क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। अब पापा कहीं जाते होंगे, कहाँ जाते होंगे? यात्रा करते होंगे भैया, घर से ऑफिस तो जाते होंगे। छठवां क्या करते होंगे? बनाते होंगे, या जो करते होंगे। तो परिवार है, परिवार कहाँ पर रहता है? आवास के अंदर रहता है। आवास के अंदर जब रहोगे तो खाना पानी चाहिए ही, तो भोजन और पानी चाहिए ही चाहिए। कहीं नौकरी करने जाओगे, बनाओगे, तो उसके लिए यात्रा करनी। घर में तो कोई काम कर नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अगर ऑफिस भी जा रहे हो तो कम से कम यात्रा तो कर रहे हो ना, उतना डिस्टेंस की यात्रा कर रहे हो। तो ये आपके थीम होते हैं। सवाल ये बनता है उपथीम। तो उपथीम में भी यहाँ पर आप देखोगे संबंध होता है, कार्य होता है, फिर उसके बाद मवेशी होते हैं और पौधे होते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा सब थीम किसका है? तो परिवार और मित्र का जो होगा यहाँ पर क्या होगा? परिवार और मित्र का सब थीम होता है। बाकी इनका सब थीम नहीं होता है, ये सब खुद ही थीम है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो परिवार और मित्र का थीम होते हैं संबंध, कार्य, मवेशी और पौधे, इसको याद रखिएगा। आप कैसे याद रखेंगे? तो परिवार के कुछ संबंध होते हैं, जैसे रिश्तेदार वगैरह होते हैं। परिवार के कुछ कार्य भी होते हैं, ठीक है। परिवार कुत्ता या फिर मान के चलो कि गाय पालते हैं। परिवार पौधे भी लगाते हैं। तो परिवार के अंदर क्या क्या हो सकता है? परिवार के अंदर देखोगे संबंध होगा, परिवार के अंदर कार्य होंगे, परिवार के अंदर मवेशी भी होंगे, परिवार के अंदर पौधे होंगे। अब यहाँ पर परिवार के अंदर आवास नहीं होगा, आवास के अंदर परिवार होता, तो यहाँ पर थीम नहीं है, ठीक है ना। परिवार किस पर डिपेंड है? भोजन पर। परिवार के अंदर भोजन डिपेंडेंट नहीं है, परिवार किस पर डिपेंडेंट है? भोजन पर, पानी पर, यात्रा पर जो बनाता है परिवार, ठीक है। तो परिवार को रोजी रोटी बनाने से मिलता है। तो परिवार
कि अंदर कौन डिपेंडेंट है, ये है संबंध, कार्य, मवेशी और पौधे। अगर परिवार नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और परिवार किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। तो इसलिए याद रखिएगा परिवार का सब थीम होता है, बाकी इनके सब थीम नहीं होते हैं। चलिए प्रश्न यहाँ पर देख भी लीजिए, पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या है, तो परिवार और मित्र में आप देखोगे थीम है, ठीक है। और उपथीम किसके हैं, तो इसके भी उपथीम है, क्या है, संबंध, कार्य, पौधे और यहाँ पर मवेशी, ठीक है। इस चीज़ के बाद मवेशी मतलब जानवर, ठीक है। और पेडागोजी की जितनी वीडियोस मैंने कराई है देख लेना, क्योंकि पेडागोजी बहुत आसान पूछा जाता है और है भी आसान, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता रखी है, उसको ज़रूर कीजिएगा। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो पेडागोजी से अगर भागोगे और मैथ से भागोगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, आप बेवजह का ईवीएस पढ़ते रह जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। ईवीएस के क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि बच्चों को यही याद रहते हैं। बाकी मैं करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। इससे सवाल बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश है और राजधानी है, तो यहाँ पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी का क्रमशः जो है दिल्ली के सापेक्ष। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है पंजाब के सापेक्ष, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, सापेक्ष मतलब कि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ से, जैसे कि मेरे सापेक्ष आप, मतलब मेरे सापेक्ष आप, मैं खड़ा हूँ उत्तर में, ठीक है, उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है, उत्तर में, और दक्षिण की तरफ मुंह करे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे सापेक्ष आपका मुंह किधर है, तो मेरे सापेक्ष मतलब मेरे सापेक्ष आपका मुंह किधर है, तो आपका मुंह मेरी तरफ है, ठीक है। तो मेरे से आपका सापेक्ष, तो यहाँ पर इस तरीके से है। चलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और ये है शिमला, ठीक है, और यहाँ पर है दिल्ली। तो शिमला किधर है, ऊपर है, मतलब उत्तर की तरफ, भोपाल किधर है, नीचे दक्षिण की तरफ। सवाल यहाँ पर नहीं रुकता, ये तो हमारा आंसर आ गया। सवाल ये पूछेगा कि लखनऊ से पंजाब किस दिशा में है, तो लखनऊ यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, पंजाब किधर है, इधर है। तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ठीक है, याद रखिएगा। सूरज सबसे पहले कहाँ पर उगता है, ये उगता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए अरुणाचल, अरुण का आंचल, अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सूरज सबसे पहले इधर, इसलिए पूर्व, ठीक है, इसलिए इसको पूर्व उत्तर बोला जाता है, ठीक है। पूर्वांचल भी इसको बोला जाता है, लेकिन एक पूर्वांचल यहाँ पर यूपी बिहार का बॉर्डर हो जाता है, तो इसको भी यहाँ पर पूर्वांचल बोला जाता है, और इसको पूर्वांचल ना बोल के पूर्वोत्तर भारत बोल दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को, बट पूर्वांचल इसको भी बोला जाता है, इस एरिया को। अब यहाँ पर देखेंगे इधर अगर जाता है तो उत्तर पूर्व, इधर अगर जाता है बीच में, इन दोनों के बीच में तो दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में जाता है तो दक्षिण पश्चिम, और इनके बीच में जाता है तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे लखनऊ के सापेक्ष पंजाब किधर है, तो लखनऊ से पंजाब किस दिशा में पड़ रहा है, तो किस दिशा में पड़ रहा है भैया, उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। इस तरीके से सवाल बनते हैं। और भी कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, ये बनाया जा सकता है कि लखनऊ से तमिलनाडु किस दिशा में पड़ेगा, तो तमिलनाडु को नीचे दिखा देंगे, तमिलनाडु किस दिशा में पड़ेगा, दक्षिण दिशा में पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि दक्षिण दिशा में नहीं पड़ता है, अगर ऑप्शन में पश्चिम दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, मतलब दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कुछ भी लिख दे, तो वो आपका आंसर वो वाला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर भी आएगा तो ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम आएगा, बीच में आया चाहे यहाँ पर आए, लेकिन अगर सीधे आ जाता है तो वो हो जाता है दक्षिण, सीधे जाएगा तो उत्तर, पूरब और पश्चिम। तो ये कुछ इस तरीके के सवाल बनते हैं, इनसे आपको बचना नहीं है, इन सवालों को करना है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। कुछ चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर मिजोरम से चिराव याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा रहा है बार बार। तेलंगाना से पोचमपल्ली याद रख लीजिएगा, ठीक है। असम से सत्रिया याद रख लीजिएगा, बिहू याद रख लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं, राजस्थान से कटीली झाड़ियाँ, खेजड़ी वृक्ष, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान से एक आधा क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रंगोली उंगली के बारे में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में बस इतना ही याद रखना है, बिल्कुल हार्ट है, इंडिया का हार्ट है, बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। केरल से याद रख लीजिएगा, टैपिकोआ से सवाल, आज भोजन से सवाल आया था, तो टैपिकोआ याद रख लीजिएगा। टैपिकोआ कहाँ पर है, केरल में खाया जाता है। दूसरी बात अगर हम कर लें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की, तो मछली को किस में खाते हैं, सरसों के तेल में फ्राई करके खाते हैं। अब देखिए गोवा कहाँ पर है, तो गोवा यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है। यहाँ पर आप नारियल के तेल में मछली फ्राई करके खाते हैं, ठीक है, नारियल के तेल में मछली फ्राई करके गोवा में खाते हैं। जम्मू कश्मीर में किस में खाते हैं, सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके खाते हैं। और केरल में महाराष्ट्र से जो सवाल बनेगा यहाँ पर ये पूछेगा, मुंबई में बड़ा पाव खाया जाता है, ठीक है, बड़ा पाव, इसको याद रख लीजिएगा, बड़ा पाव। पंजाब यहाँ पर है, पंजाब में क्या खाया जाता है, छोले भटूरे खाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। पंजाब और हरियाणा की एक राजधानी है जिसको हम लोग चंडीगढ़ कहते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख भी देख लीजिए, यहाँ पर है ये लद्दाख, जिसको आज
प्रश्न बना था शीत मरुस्थल से रिलेटेड, और मैंने इस चीज़ के बारे में कराया ही था। तो इसमें हल्ला करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया वही आया, वही आता ही है यार, वही चीज़ तो पढ़ाऊंगा ना मैं। इरिलेवेंट चीज़ें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। एनईपी भी यही कहता है इरिलेवेंट चीज़ें ना पढ़ाइए, समावेशी कक्षा भी यही कहता है इरिलेवेंट चीज़ें ना कराइए, बच्चों को वही चीज़ कराइए जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ करवा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को परेशान नहीं होना। अब ये चीज़ें हो गई लद्दाख श्वेत रेगिस्तान, मतलब कि शीत रेगिस्तान से सवाल बने थे, सफ़ेद रेगिस्तान से सवाल बना था। रेगिस्तान सफ़ेद वाला क्या होता है? जहाँ पर बर्फ़ सालों साल पड़ती रहती है उसी को श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती उसको रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहा जाता है। मरु मतलब कि क्या होता है? मरा हुआ स्थल, जहाँ पर जो स्थल ज़मीन जो है आपका यहाँ पर खेती के लिए नहीं है, जो उपजाऊ नहीं है, उसको मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब नृत्य यहाँ से भी एक पूछ लेता है, जम्मू कश्मीर का जो नृत्य है रऊफ है, इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर देखिएगा, लद्दाख में घर जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाते हैं? डबल मंजिला बनाए जाते हैं, जिसमें नीचे जो बेसमेंट होता है उसमें खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती हैं, मवेशियों को नीचे रखा जाता है, ऊपर खुद रहने के लिए रखा जाता है। जब गर्मी लगती है, जब ठंडी ज़्यादा लगती है, तो ये भी नीचे आकर के मवेशियों के साथ रहने लगते हैं कि चलो भाई हम लोग भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी है तो ठंडी में बचा लो थोड़ा सा। तो नीचे भी ये लोग रहते हैं आकर के। सवाल ये बनता है कि फर्श जो होता है ना इनका फर्श कैसा होता है? तो इनका फर्श जो होता है लकड़ी का होता है, याद रखिएगा। इनका फर्श जो होता है वो लकड़ी का होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो लद्दाख में फर्श कैसा होता है? लद्दाख में लेटा हुआ, ठीक है। फर्श कैसा होगा? लेटा हुआ, मतलब कि फर्श जो होगा लेटा हुआ होगा, और जहाँ पर लेटा हुआ होगा वो क्या होगा? लकड़ी का। आसाम में देखोगे बांस के घर बनाए जाते हैं, ये तो आपको पता है, बांस का घर आपको आसाम सबको याद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सवाल यहाँ पर बनता है कि लद्दाख और हिमाचल में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो लद्दाख में देखो, लद्दाख में जो डबल मंजिला मकान बनता है ना, जिसमें आप देखोगे कि फर्श जो होती है लकड़ी की बनती है, और हिमाचल में घर भी पूरा लकड़ी का बनता है या पत्थर का बनता है। तो यहाँ पर लकड़ी के भी घर बनते हैं और पत्थर के भी बनते हैं। घर की बात है। फर्श तो आपका यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा? फर्श तो आपको ईंट का ही देखने को मिलेगा या टाइल्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्श किसका होता है? लद्दाख में लकड़ी का, ठीक है। लद्दाख में लेटा हुआ मतलब कि फर्श, और बनता किसका है? लकड़ी का। इस तरीके से याद कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, मैप के थ्रू इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ये मेघालय दिख रहा है आपको। मेघालय में आप देखोगे बरसात जब ऐसे जाती है ना, तो यहाँ पर मेघालय में क्या होता है कि बादल जो है फंस जाते हैं, और बादलों से ही बरसात होती है। अब बादल यहाँ पर फंस जाते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बादल हैं, यहाँ पर बादल जब जाएंगे ना ऐसे, तो बादल यहाँ पर जाके फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर टकराते हैं, निकलते हैं टकराते हैं, निकलते हैं टकराते हैं। इसीलिए मासिन राम जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बरसात होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है, और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अब गुजरात में भूकंप कब आया था, इस चीज़ को जान लीजिए। 2001 में 26 जनवरी को आया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग मरे थे और बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, 2001 में गुजरात में भूकंप आया है, इस चीज़ को याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। एक सवाल यहाँ पर यार थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ह्यूमन एरर है, हो ही जाता है, ठीक है। कौन सा जो है एक मिश्र धातु है, किसके प्रमुख संगठन है? तो इसका जो आंसर होगा कॉपर और टीन होगा, ठीक है। तो तांबा और टीन, इस तरीके से याद करना है आपको। तांबा और टीन, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। मैंने ये बोलना था कि तांबा और जिंक जो है नहीं होगा, ठीक है। टाटा बताया था मैंने कि तांबा और जस्ता में टा आ गया है, मतलब कि जहाँ पर भी टाटा आएगा वो नहीं होगा। जहाँ पर ता मैच करता है नहीं होगा। मैंने क्या बता दिया? जहाँ मैच करता है वो होगा। तो ये गलत होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, तांबा और टीन होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। तो जो गलतियां हो जाती, देखो ह्यूमन एरर आपसे भी है, आप भी बहुत कुछ पढ़ करके जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन गलत होता है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि आपको यहाँ पर 150 में से 140 बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर अगर इंसान हो तो गलतियाँ होंगी, और आपको पता है कि गलतियों को संसाधन के रूप में लेना चाहिए, न कि इसको कहीं ना कहीं इस तौर पर लेना चाहिए कि बच्चे को कुछ आता नहीं है, मास्टर को कुछ आता नहीं है। हर मास्टर अपने लिए जेनियस है, हर मास्टर अपने लिए कुछ सीख रहा है और सिखाने की कोशिश करता है, एक्सपीरियंस अनुभव जो है शेयर करता है आप लोगों के साथ। तो याद रखिएगा, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को आप सही करोगे और आपकी गलतियों को टीचर सही करेगा, इसी तरीके से अधिगम होता है, इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। लेकिन ऐसा फ्लेक्सिबिलिटीज है कि जैसे मैंने गलती कर दी और आप बोल नहीं सकते क्लास के अंदर। जैसे कि मान के चलो मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूं और मैंने गलती कर दी, लेकिन बच्चों के इतना अनुशासन में रखा है, क्लास में कोई बोलेगा नहीं, तो अधिगम हो ही नहीं सकता, बच्चे गलत सीखेंगे। और बच्चा अगर सवाल पूछता है और टीचर को अगर लगता है कि बच्चा कंफ्यूजन में हो, तो उसको दूर करना टीचर की जिम्मेदारी है। मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं डिस्कस भी नहीं करता, लेकिन डिस्कस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तांबा और जस्ता को यहाँ पर सही मानेंगे, ठीक है, और इस चीज़ को गलत मानना है। कभी भी जहाँ पर ता और ता दिखता है वो गलत होगा, तांबा और टीन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अधिगम में त्रुटियाँ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को महत्व देना चाहिए, ठीक है। गलती हो गई उस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे आपसे, ठीक है।
चलिए ऐसे सवाल बनते हैं, एक सिमेट्री से भी सवाल बनते हैं। तो जैसे कि सिमेट्री में क्या सवाल होता है, जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि x है, y है, इसमें सिमेट्री कौन है, तो x है। मतलब कि इसको उल्टा फुल्टा मोड़ दो तो भी ये सेम दिखे, ऐसे इसी को सिमेट्री कहा जाता है। जैसे जीरो है, ठीक है, सिमेट्री है, x है, जीरो है, ये सब सिमेट्री होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके भी सवाल बनते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, उसको लेकर के परेशान नहीं होना। 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर जीरो है, तो 100वां स्थान कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये 100वां स्थान है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 97 में कितनी इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए इकाई क्या होती है, ये दहाई क्या होती है 10, सैकड़ा क्या होता है 100, तो 97 में इकाई कितनी है, तो 97 में 97 इकाई है ना, क्योंकि एक क्या होता है, इकाई होती है। अब मैं पूछूं 97 में दहाई कितना है, तो कितना दहाई हो जाएगा 9। 97 में सैकड़ा कितना है, तो सैकड़ा है ही नहीं, ठीक है। तो इकाई पूछेगा तो यहाँ पर एक हो जाएगा, दहाई 100 होता है और सैकड़ा। अब 97 में इकाई कितना है, 97 इकाई ही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े पे जीरो होना चाहिए, सैकड़े पे जीरो नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दहाई के स्थान की बात की जा रही है कि दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर अंक से दुगना है, तो इकाइयाँ का स्थान कौन सा है, ये है इकाई का स्थान। अब दहाई के स्थान पर ना जो शब्द होगा वो इकाई के स्थान से दुगना होगा, तो 4 का दुगना 8 होता है, नहीं है। 2 का दुगना 4 होता है। 2 का 3 गुना होता है 6, तो ये गलत हो गया। तो आंसर नंबर क्या हो गया, 6। तो इस तरीके को आपको करना क्या है, ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपको करना होता है मैथ में। तो इसको लेकर के आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैथ है यार, मैथ तो बहुत मुश्किल है, मैथ से डरना बिल्कुल नहीं, मैथ बहुत आसान है, सबसे आसान मैथ होता है। मैं मैथ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैथ का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी मैथ जरूर आती है जो कि आपके टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बेसिक होता है। मैं सीजीएल की बात ही नहीं कर रहा, वहाँ पर तो अलग लेवल के ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर ये बड़े आसानी से हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन बस मैथ का डर है। डर क्यों है, क्योंकि बचपन से ही फॉर्मूले याद कराए गए, एक क्वेश्चन कराया गया, उस फॉर्मूले से दूसरा क्वेश्चन जब आता है तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, बच्चों को मन करता नहीं है, और एक क्वेश्चन करने में घंटे घंटे लग जाते हैं। तो उसमें बच्चा कुछ और पढ़ लेने की कोशिश करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए बचपन में बच्चे क्या करते हैं, आर्ट की तरफ चले जाते हैं या फिर बायोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, और मैथ वाले बच्चे जो है सिलेक्शन ले जाते हैं। तो मैथ वाले बच्चों को कंपटीशन में अगर आपको टक्कर देनी है तो आपको मैथ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बहुत आसान होते हैं, बस देखिएगा, नज़रों से निकालते जाइए, क्वेश्चन देखते जाइए, पढ़ते जाइए, बस जैसे इतिहास भूगोल पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे तो भी मैथ आने लगेगा, बहुत बड़ी डील नहीं है। चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। अब कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि आरोही क्रम है, ठीक है, अवरोही क्रम है, असेंडिंग डिसेंडिंग छोड़िए, आरोही अवरोही समझिए, ठीक है। आरोही मतलब कितने अंक हैं, कितने लेटर हैं, 3, 1 2 3, 3 सब किधर की तरफ जाएंगे, 4 की तरफ, मतलब कि ये बढ़ता क्रम है। ये कितना है 4, अब 4 से किधर जाएंगे 3, मतलब कि ये घटता क्रम है, समझ रहे हैं। आरोही से अवरोही जाओगे तो 3 से 4 की तरफ जाओगे तो मतलब बढ़ोगे, और अवरोही से मतलब कि बड़ा है, 4 लेटर है ना, तो और आरोही की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, घटोगे। तो अब यहाँ पर क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है मतलब कि अब क्या है, आरोही क्रम में मतलब कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, क्योंकि अवरोही से ही तो आरोही क्रम में जाओगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ आरोही क्रम में बोला है, मतलब कि आपको क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ लेकर के जाना है। नहीं, अवरोही क्रम है तो यहाँ पर अवरोही क्रम में मतलब कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, अवरोही क्रम इस तरीके से होता है। अवरोही क्रम क्या होगा, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और आरोही क्रम क्या होगा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसमें, बट मैंने आपको डील ये बता दी कि आरोही मतलब 4 है तो 4 से 3 की तरफ, 3 से 2 2 मतलब कि पहले बड़ा, और आरोही होगा तो 3 है तो पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। मुझे पता है, बट मैं सोचता हूँ कि बच्चे को नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा प्यार से और ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कन्फ्यूज़ भी हो जाए बच्चा, लेकिन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ करने का इरादा नहीं है, इरादा ये है कि बच्चा सीख जाए, ठीक है। 1-2 बारी मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ ताकि बच्चों को समझ में आने लगे, ठीक है। अब इसको करने का डील क्या होता है, 9.09 ये हो गया। फिर आप देखोगे 9.009, फिर 9.990, फिर आप देखोगे 9.099, फिर एक क्या बच गया 909, एक ये बच गया 9.909। अब सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 9 चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि 9 तो सब में है,
अब 99.99 बड़ा होगा या 0.90 बड़ा होगा, तो 0.99 बड़ा होगा तो ये पहले स्थान पर हो गया, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, 909, ठीक है, 909, ठीक है, ये बड़ा होगा दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे स्थान पर कौन होगा, 0.9 होगा या फिर 99 होगा, तो 0.99 होगा, 0.099 होगा, क्योंकि ये तो 90 ही है ना, आगे कितना भी रखो तो जीरो रखोगे तो ये 99 बड़ा होगा। चौथे नंबर पे कौन सा होगा, ये वाला होगा। पाँचवें नंबर पे देखोगे तो क्या होगा, 009, तो ये छोटा हो जाएगा, ये पाँचवें नंबर पे होगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका यही है, पॉइंट के बाद 909 है तो 909, पॉइंट के बाद 09, इस तरीके से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आसान है, इसको अगर डिटेल में समझाने लगूंगा तो मैथ की वीडियो आएगी शाम को, उसको देखना, क्योंकि इसको अभी डिटेल में समझाऊंगा तो आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं वीडियो को करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है तीसरे स्थान पर क्या होगा, तो तीसरे स्थान पर देखो क्या है, यहाँ पर 9.099, तो 9.099 ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बारी कह रहा हूँ कि इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब इसको कैसे करोगे, हटा दो, इसको दशमलव को भी हटा दो। अब देखो 909 है, 99, 990 है, तो 990 बड़ा हुआ ना, दूसरे नंबर पे 909 बड़ा हुआ, तीसरे नंबर पे 99 बड़ा हुआ, चौथे नंबर पे कौन सा 90 बड़ा हुआ, पांचवें नंबर पे 9 बड़ा हुआ। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए सॉल्यूशन मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि वक्त के साथ आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे मैथ के क्लासेस में मैथ के बहुत अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन, इन तरीके क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो चौपर टाइलिंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये है। अनुमान लगाना ये भी सही है। सिमेट्री मैंने अभी आपको बताया, ये भी सही है। जैसे बच्चों को सिमेट्री के माध्यम से भी सिखाया जाता है। सिमेट्री के माध्यम से कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ऐसे टी बना दिया गया, ठीक है। अब टी बना दिया गया तो फिर बच्चों को बोला जाएगा देखो बेटा ये टी है, फिर उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा ऐसे, अब बताओ क्या है बेटा, तो ये एच हो गया। अब एच को पलट दोगे तो भी एच रहेगा, ये क्या बन गया, सिमेट्री है। हम लोगों के लिए तो सिमेट्री है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसको पलट दिया, जैसे 0 है सिमेट्री हो गया, एक्स है सिमेट्री हो गया। ये सवाल बनता है, 1 नंबर फ्री का देता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक से रिलेटेड कुछ सवाल, इस चीज़ को जान लीजिए क्या होता है। एक आपने सुना होगा होल नंबर। होल नंबर किससे संबंधित होता है, 0 से स्टार्ट होता है। एक होता है प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जाता है। इंटीजर क्या होते हैं, 0 से लेकर के पॉजिटिव में भी जाते हैं और 0 से लेकर निगेटिव में भी। ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। आपको तो कन्फ्यूजन हो गया तो बच्चे ये कितना कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप खुद सोच के देखो। तो होल नंबर से याद रखिएगा, होल होल, ठीक है। अब ये किससे स्टार्ट होता है, होल से 0 याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कुएं को देखोगे तो आप होल है, ठीक है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। फिर नेचुरल नंबर किससे होता है, नेचुरली आप देखोगे 1 2 3 4 एक नेचुरल चीज़ें हैं। अब इसमें 0 लगा दोगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसको भी याद रखिएगा। 2 जो होते हैं वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, जिसके सिर्फ 2 आपके गुणनखंड होते हैं, एक होता है और एक 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नहीं होता। अगर तीसरा हो जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये भी सवाल बनते हैं। आज जो प्रश्न बना था वो ये बना था कि 1000 में कितने अभाज्य संख्याएं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं नहीं, इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आप लोगों को, इसको गुणनखंड निकालना सीखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग 10 × 10 × 10 कर दोगे, ठीक है। 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, तो 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 पर 3 × 5 5 5 हो जाएगा, 5 पर 3। अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये आंसर होगा, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो 16 ऑप्शन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो शाम को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको +1 करके, इसको +1 करके 4 4 गुणा कर देंगे, 16 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 तक का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस को तो मैं डिस्कस आपके साथ कर ही रहा हूँ। बाकी बेसिक चीज़ें और भी डिस्कस कर रहा हूँ जो आप लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन है बहुत आसान यार। आप लोग डरते हो बेवजह, डरना मत। मैथ बहुत आसान है, आप आराम से, कुछ नहीं तो अगर अटेम्प्ट भी करोगे ना तो 10 नंबर आप 15 में ले करके चले आओगे, मेरी गारंटी है। अगर अटेम्प्ट भी करोगे और आंसर टिक भी करोगे, देख करके, समझ करके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के। लेकिन दिक्कत क्या, मैथ आता नहीं, बच्चे ऐसे राम जी का नाम लेंगे और 1 3 4 2 1 2 ऐसे करके चले आते हैं। ये बहुत गलत टेक्निक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको 10 नंबर तक मिल जाएंगे। 10 नहीं तो 8 9 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी पेडागोजी तो मैंने करा ही रखी है। परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं है, अप्रोच अच्छा लगाएंगे तो काम आसान हो जाएगा।
अब देखिए वेन हिले से सवाल बनता है, सवाल तो एनईपी से भी बना है, तो एनईपी से सवाल क्या बनेगा, बहुभाषिता से रिलेटेड सवाल बन जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनईपी के क्वेश्चंस करा रखे हैं उसको देख ही लो आप लोग। एनईपी से सवाल बनता ही बनता है, आपको भी पता है। एनसीएफ से सवाल बनता है, वो मैंने करा ही दिए हैं, ठीक है। और क्या है, निपुण से भी सवाल बनता है, क्रेशमर से भी सवाल बना है, क्रेशमर से भी, स्टीफन क्रेशमर से सवाल क्या बना है, जैसे एलईडी कौन बताया है, लिक्विड एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया है, वो बताया है चॉम्स्की साहब ने, भाषा अधिग्रहण के बारे में, ठीक है। चॉम्स्की साहब ने भाषा अधिग्रहण के बारे में। सेकंड एलईडी के बारे में किसने बात करी है, स्टीफन क्रेशर ने बात करी है। उन्होंने क्या कहा है, I+1। और यही बोधगम निवेश के बारे में आज सवाल बना है कि नहीं बना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण कहीं भी आ जाए तो भाषा अधिग्रहण चॉम्स्की साहब है, भाषा अधिग्रहण अगर आ जाए तो चॉम्स्की साहब हैं। अगर सवाल ये बन जाता है कि भाषा को महत्व सबसे ज़्यादा कौन देता है, तो लेव वाइगोत्स्की देते हैं। विचार को महत्व कौन देता है सबसे पहले, तो वह पियाजे साहब हैं, ठीक है। इन लोगों से सवाल बनता ही है, पियाजे, कोहलबर्ग, इसको तो मैंने हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करा ही है। तो आज के भी शिफ्ट में अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सवाल ये नहीं बनता है कि मैं 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूँ, सवाल ये बनता है कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो भाषा को कौन महत्व देता है, वाइगोत्स्की। पियाजे महत्व किसको देते हैं, विचार को। मैंने ये भी बताया था वाइगोत्स्की में ब और विचार में ब, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की जहाँ पर आएगा विचार पहले नहीं आएगा और भाषा पहले आ जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। वेन हिले से सवाल बनते हैं, कहाँ तक बनते हैं सवाल, तो यहीं तक सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता। जब बच्चा समोसे को देख करके बोलता है कि ये समोसा है, त्रिभुज के आकार है, मतलब कि विजुअलाइजेशन में है। आप भी लोग किस चीज़ में है, विजुअलाइजेशन में है। अगर मैथ आपका कमजोर है तो आप कहाँ पर हैं, विजुअलाइजेशन में ही है, क्योंकि आप चीज़ों को बस देख करके बता पाओगे कि ये समोसा जो है त्रिभुज के आकार का है। लेकिन जब आप विशेषताएं नहीं बता पाओगे, आप उसको वर्गीकृत नहीं कर पाओगे, तो मतलब कि आप उसी लेवल में हो। तो जहाँ पर बच्चे विशेषता, ब से विशेषता, ब से वर्गीकरण, तो जहाँ पर विशेषता की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, ऑप्शन में लिखा होगा क्वेश्चन में, तो विश्लेषण होता है। जहाँ पर विशेषताओं में अंतर दिखा दे, विशेषताओं में अंतर बता दे, संबंध बता दे, तो उसको बोला जाता है तीसरी अवस्था, ठीक है। और जहाँ पर वो विशेषताओं को एक्सप्लेन करने लगे उसको बोलते हैं चौथी, और जहाँ खुद की विशेषता बता दे उसको बोला जाता है पांचवी अवस्था। तो देखिए पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था और ये पांचवी अवस्था है। जहाँ पर अंतर ढूंढने लगे दोनों विशेषताओं के बीच में उसको चौथी अवस्था बोलते हैं, और तीसरी अवस्था बोलते हैं। चौथी अवस्था में क्या होता है, अंतर को सत्यापित करना स्टार्ट कर देता है, फॉर्मूले वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। पांचवा होता है सौम्य सिद्ध। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये बनता है, विश्लेषण में आप वर्गीकरण याद रख लीजिएगा, विशेषता याद रख लीजिएगा, व विश्लेषण ये हो जाएगा। बाकी कुछ अंतर की बात करता है, उसके आकार से समानता दिखाता है, विजुअलाइजेशन, यही सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। अब देखिए ये सवाल तो बनता ही है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है, तो केवल वाले जो होते हैं निगेटिव हो जाते हैं, दोनों से प्रभावित होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बच्चों के अंदर आनुवंशिकता भी इंपॉर्टेंट है, माँ बाप का जो बुद्धि होता है वो बच्चों के अंदर आता है। वातावरण भी इंपॉर्टेंट है, माँ बाप जो बात करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर कम है तो वो गलत हो जाएगा बच्चों के लिए। दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो देखिए सजा टालना, नियमों का पालन करना, तो यहाँ पर आज्ञाकारिता की बात आ गई, तो प्री कन्वेंशनल में आता है, ठीक है, पूर्व परंपरागत में आता है। इसका एज जो होता है 4 से लेकर के 10 साल, 10 से लेकर के 14 होता है कन्वेंशनल, और 14 से लेकर के 18 होता है ये पोस्ट कन्वेंशनल। अमूर्त संक्रियात्मक जो होता है पियाजे की अवस्था है। पियाजे की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पियाजे की कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे कि इंद्रिय गामक अवस्था है, इंद्रिय गामक अवस्था है। दूसरा है आपका यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरा है आपका यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें चीज़ें दिखती हैं। चौथा है अमूर्त, ठीक है। तो पहला होता है 0 से 2 वर्ष, तीसरा है 2 से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष है पूर्व, 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है आपका मूर्त, और अमूर्त होता है 11 से 15। बच्चों के कुछ सवाल आ रहे हैं, क्या सवाल आते हैं कि क्या बोलते हैं क्वेश्चन को, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर किस में होता है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहीं बताया जाता है इंद्रिय गामक में होता है, कहीं बताया जाता है पूर्व संक्रियात्मक में होता है। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर भी गोल ओरिएंटेड वाला सवाल बनेगा दोनों ही राइट आंसर है, लेकिन सवाल में दोनों ऑप्शन नहीं देता, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको दे भी देता है गोल ओरिएंटेड को लेकर के, तो लक्ष्य केंद्रित जो होता है पूर्व संक्रियात्मक होता है लक्ष्य को लेकर के, ठीक है। तो गोल
गोल जो है कौन बना करके चलता है, वो बना के चलते हैं लक्ष्य निर्देशित कौन सा होता है, पूर्व संक्रियात्मक। क्योंकि सेंसरी मोटर में कोई लक्ष्य होता ही नहीं है ना, बच्चा तो 2 साल तक क्या लक्ष्य बना सकता है, आप खुद सोच के देखो। हाँ, ये आप सोच सकते हो कि किसी चीज़ को देखता है तो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है, तो पहुँचने की कोशिश करता है मतलब गोल नहीं हो सकता वो चीज़, ठीक है ना। गोल आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो, पहुँचना चाहते हो, जैसे किसी शादी में जाना चाहते हो, क्या वो आपका लक्ष्य है क्या? नहीं, आप बस जाना चाहते हो क्योंकि आपको इन्विटेशन है। अब छोटा बच्चा करके सीखता है, बहुत छोटा बच्चा है 0 से 2 वर्ष तक का, वो दिए को छूना चाहता है, तो वो उसका लक्ष्य थोड़ी ना है, वो तो छूना चाहता है क्योंकि वो जानना चाहता है ये है क्या चीज़। तो लक्ष्य ओरिएंटेड में जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक होगा, लेकिन आपका कई कई किताबों में इंद्रियगामक भी दे रखा है, तो इंद्रियगामक पूर्व संक्रियात्मक में अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक आप आंसर इसको मारोगे। तो ये था पियाजे की कुछ चीज़ें, इसको याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा कम ज़्यादा में फर्क नहीं बता पाता है, ये भी सवाल बनता है, जिसको हम लोग संरक्षण की कमी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो पियाजे से ये सवाल बनता है, तो ये हटा दिया मैंने। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कोहलबर्ग की। तो 4 से 10 साल, 10 से 14 साल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल होता है 14 से 18। आज्ञाकारिता वाली सवाल जो आता है प्री कन्वेंशनल में आता है। कन्वेंशनल में क्या आता है, गुड बॉय गुड गर्ल वाले कंडीशन, और पोस्ट कन्वेंशनल में एक आता है सार्वभौमिक सत्य के बारे में, जिसमें जैसे कि नैतिकता, न्याय, उससे ऊपर भी की चीज़ें होती हैं, वो सवाल बनते हैं। तो एक होता है आपका आज्ञा वाला, एक होता है कन्वेंशनल में जिसमें आज्ञाकारी लड़का और लड़की, और एक होता है आपका क्या चीज़, सार्वभौमिक सत्य के बारे में, नैतिकता के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों से आपसे सवाल बनते हैं, मैंने बता दिया। आज्ञाकारिता प्री कन्वेंशनल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कन्वेंशनल में आपका गुड बॉय गुड गर्ल, और सार्वभौमिक नैतिकता सत्य के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट कन्वेंशनल में। तो सवाल बनता है सजा टालने को लेकर प्री कन्वेंशनल आंसर राइट आंसर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना है, बताना है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब देता हूँ। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।